नमस्कार, जी पुरवैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा। सियासत में सत्ता साधी जाती है और सत्ता साधना भी होती है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना आसान काम नहीं होता है, लेकिन नीतीश कुमार ने दावा यही किया था और इसका नतीजा भी उन्होंने देख लिया। नीतीश को मानना पड़ गया है कि गलती उनसे हुई है, मगर इस साफगोई का एक और नतीजा नीतीश कुमार को देखना है। 8 महीने के लिए कमान उन्होंने फिर से अपने हाथ में ले ली है और चुनौतियों की चेतावनी मिलनी भी शुरू हो गई है। तो क्या नीतीश ने कांटों भरा ताज पहना है या ब्रेव फेस दिखाने की कोशिश में जुटे हुए हैं? आज बड़ी बहस में इसी पर हम चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने खुद को साबित नहीं किया है, लेकिन उन्होंने यह भी साबित किया है कि सियासत में सत्ता के बगैर 2 कदम चलना किसी भी सियासतदान को गवारा नहीं होता। नीतीश ने बिहार की बागडोर एक बार फिर थामी है, लेकिन क्या इस लिटमस टेस्ट में पास होने की उम्मीद पाल सकते हैं? सवाल है, मगर जवाब वक्त के दायरे में है। नीतीश कुमार ने बिहार की कमान एक बार फिर थाम ली है, लेकिन वक्त की कमान तो उनके पास भी नहीं है। वक्त बचा नहीं है और दावों का पूरा बोझ लेकर नीतीश ने कांटों भरा ताज पहना है। सियासी लिहाज से देखें तो चुनौतियों की चेतावनी उनकी सरकार के सिर लगातार मंडराती रहेगी। जाहिर है, सवाल है कि विकास पुरुष माने जाने वाले नीतीश कुमार ने क्या चुनौतियों का मुंह खुद खोला है या फिर मुखालफत के मुंह को बंद करने के लिए उन्होंने वक्त को अपने तरीके से मोड़ने की कोशिश की। बतौर सीएम उनकी पिछली पारी के 8.5 साल ने बिहार को कभी खुशी कभी गम से ही दो चार कराया है। अदावत। एक जमाना था लालू प्रसाद यादव बीजेपी और नीतीश के कॉमन दुश्मन हुआ करते थे। हालांकि उसके पहले लालू नीतीश की जोड़ी जम चुकी थी, मगर सियासी अरमानों की टक्कर हुई तो जोड़ी नंबर 2 बनी, नीतीश और सुशील मोदी की। यानी जिससे दोस्ती उससे अदावत और फिर जिससे अदावत उसी से दोस्ती। नीतीश कुमार के लिए इस दोस्ती और दुश्मनी की दलील को सही साबित करने की एक बड़ी चुनौती है, बगावत। दरअसल नीतीश से बिहार की उम्मीदें बढ़ी तो उम्मीदें नीतीश कुमार की भी बढ़ गई, मगर उम्मीदों से मनमाफिक नतीजा हासिल नहीं होता। लोकसभा चुनाव में नीतीश के लिए यही हुआ और उसका नतीजा ये निकला कि नीतीश बीजेपी से अलग हो गए, जेडीयू में बगावत हो गई। नीतीश ने सत्ता की बागडोर संभाल ली, लेकिन बगावत को शांत करने की चुनौती खत्म नहीं हुई है। सलामत। नीतीश ने मांझी को कुर्सी थमाने की गलती मान ली है। यहां तक कह दिया है कि अगली बार ऐसी गलती वो कतई नहीं करेंगे। लेकिन नीतीश भी जानते होंगे कि मांझी को जितना नुकसान करना था वो कर चुके हैं। विश्लेषकों की माने तो मांझी के बढ़ते कद के खतरे ने उन्हें वापसी के लिए मजबूर कर दिया। यानी नीतीश के सामने चुनौती है मांझी को हटाने के फैसले को सही साबित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर केंद्र पर बिहार के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने को लेकर नीतीश ने केंद्र पर यह आरोप लगाया है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 10% कर दी गई है और केंद्र सरकार की तरफ से इसे राज्यों के हित में बताया गया है। लेकिन नीतीश के मुताबिक 14वें वित्त आयोग की सिफारिश से बिहार को नुकसान होगा। इसमें विकास के काम रुक जाएंगे। अब जो नया वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर जो केंद्र सरकार ने तय किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पत्र आया, उससे ये पता चलता है कि अब जो वित्त आयोग के सिफारिश पर जो पैसा मिलेगा उसके अलावे अब कोई दूसरे प्रकार का पैसा नहीं मिलेगा। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में कमी की जा रही है, राज्यों की मांग रही है, ठीक है, उसमें कोई एतराज नहीं, लेकिन उनकी संख्या सीमित हो जाएगी तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं के केंद्रांश के रूप में जो पैसा मिलता था वो भी कटौती हो जाएगी। वह एक पक्ष है, लेकिन बाकी जो गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला के आधार पर पैसा मिलता है, राज्यों को अलग अलग जो ग्रांट मिलते हैं या जो एक बड़ा ग्रांट है बीआरजीएफ के मद का,
ये सब समाप्त हो जाएंगे और ये सभी अब उसी 10% की जो बढ़ोतरी हुई है उसी में समाहित माने जाएंगे। तो ये फायदा के बजाय तो नुकसान हो गया। तो बिहार का हिस्सा जो कुल राज्यों के लिए पैसा है उसमें प्रतिशत के हिसाब से पहले की तुलना में बहुत कम होगा। 10.9% की तुलना में 9.6% होगा, यानी 1.3% की कमी आएगी। इस दृष्टिकोण से तो हमें घाटा हुआ ही। जो बिहार को विशेष सहायता है वह विषय कोई कृपा नहीं है। यह बिहार पुनर्गठन विधेयक के अनुरूप है। तो अगर उसमें किसी प्रकार की कमी और कटौती लाने की कोशिश होगी तो वो गैर कानूनी होगा, अनुचित होगा। हम केंद्र का ध्यान आकृष्ट करते हैं और पत्र के माध्यम से भी करेंगे, क्योंकि अगर कानूनी पक्ष की अवहेलना होगी तो हमारे लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। इस राज्य का मसला है वो सिर्फ उसका एक हिस्सा नहीं है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में हमारा अंश कम जाएगा, केंद्र का अंश ज्यादा हो जाएगा। उसका जो सबसे बड़ा पहलू है वह है कि जब कोई यहां निवेश करेगा तो उसे केंद्रीय करों में छूट मिलेगी। मूल बात वह है। यह तो एक दूसरी बात है, दूसरे नंबर पर बात है। इसलिए विशेष राज्य के दर्जा का औचित्य बरकरार है और हमारे विशेष राज्य के दर्जा की मांग है और रहेगी। मसला है जो उनको तत्काल देखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक दिन अखबार में आ गया और मीडिया में छा गया और लगा कि बड़ा भारी चीज हो गया, अब तो राज्यों के लिए खुशियां मनाने का है। होली का रंग जरा और खिल जाएगा, ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश होगी। बल्कि जिस प्रकार की अनुशंसा है हमारे लिए, बिहार वासियों के लिए, तो होली का रंग फीका होगा। तो कहीं ना कहीं बिहार वासियों के लिए होली का रंग शायद फीका पड़ेगा। जैसा नीतीश कुमार कह रहे थे, खुद उनके लिए होली कैसी होगी। एक स्थिति थी अदावत की, फिर बगावत की और फिर सलामत की। अदावत हम इसलिए कह रहे हैं कि एक दौर था जब कहीं ना कहीं खतरा महसूस किया नीतीश कुमार ने। लालू प्रसाद यादव से छिटके भाजपा का साथ, भाजपा का दामन थाम लिया उन्होंने। फिर भाजपा के साथ दूरियां बढ़नी शुरू हो गई, लालू प्रसाद यादव के शरण में एक बार फिर आ गए। अब सवाल यह है, सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न, कि आखिर जब वोटर्स के पास 8 महीने बाद जाएंगे तो इस डाइकोटॉमी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप क्या सोचते हैं अलायंस पार्टनर? देखिए, निश्चित रूप से अभी जो बिहार की परिस्थिति है वो बहुत ही नाजुक दौर में है और नीतीश जी ने जो निर्णय लिया था मुख्यमंत्री पद छोड़ करके, निश्चित रूप से बड़ा कष्टदायक रहा और किसी को एहसास नहीं था कि यह स्थिति उत्पन्न होगी जो उत्पन्न की गई। और निश्चित रूप से बहुत विश्वास के साथ मांझी साहब को, जीतनराम मांझी जी को उन्होंने पद दिया था कि बिहार विकास के रास्ते पर जाएगा, बिहार में एक नई माने आशा का संचार होगा। लेकिन उन्होंने विपरीत किया और वो एक भ्रम जाल में आकर के मांझी जी, जैसा कि आम लोगों में चर्चा है कि कुछ लोग के इशारे पर जदयू के यहाँ अस्तित्व खतरे में डालने का काम किया। कुछ लोग से आपका क्या तात्पर्य? कुछ लोग मतलब आप भाजपा की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं? भाजपा तो खुद सामने आ ही चुकी थी, भाजपा और कुछ लोग उसमें शामिल है। भाजपा तो खुद खुलेआम आ गई थी मांझी जी के पक्ष में। कुछ लोग नहीं, और लोग थे जो मंत्री लोग उनके थे, कहीं ना कहीं से वो बंध गए थे या कहीं इशारे पर चले गए थे, जो साथ में 7-8 मंत्री बचे थे। और निश्चित रूप से भाजपा का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, भाजपा तो बार बार जो कल तक कहती थी कठपुतली मुख्यमंत्री है मांझी जी, जो लगातार प्रहार कर रही थी मुख्यमंत्री बनने के बाद मांझी जी पर। वो एक मांझी जी का हटाया जाना किस रूप में आप देखते हैं? ये बूमरैंग करेगा पार्टी के लिए, ये बूमरैंग करेगा नीतीश कुमार के ऊपर? देखिए, ये आज माने अभी की मांग थी, मांझी जी को हटाना मांग थी, चूंकि इस तरह का विवादित बयान वो लगातार दे रहे थे और प्रदेश की स्थिति हास्यास्पद पूरे बिहार में, क्या पूरे रविंद्र राय से हम एक पर्सपेक्टिव लेते हैं। बागी विधायक कहलाते हैं रविंद्र राय जी। कांटों का ताज पहना है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने। एक स्थिति थी अदावत की, पहले जो है राजद के साथ दोस्ती थी, कहीं ना कहीं दूरियां बढ़नी शुरू हुई, भाजपा के साथ हो लिए नीतीश कुमार जदयू को लेकर के। फिर एक ऐसी स्थिति होती है उत्पन्न जब भाजपा के साथ दूरियां बढ़नी शुरू होती हैं और अब एक बार फिर लालू प्रसाद यादव की तरफ। मांझी जी को बिठाया, बहुत उम्मीदें थी, मांझी जी को हटा भी दिया।
आपको क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं जनता ने जो मैंडेट दिया था उस मैंडेट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ी चुनौती का आखिर उसी जनता के पास जब नीतीश कुमार जाएंगे तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे इस पूरी डायकोटोमी को? देखिए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि जनता के साथ भारी खिलवाड़ हुआ है। जो मैंडेट जो मिला था वो एनडीए के नाम पर ही मिला था और सुशासन के नाम पर मिला था। तो नीतीश जी तो एनडीए के नाम पर जीते थे, बीजेपी के साथ और जनता दल यू का जो गठबंधन था उसके नाम पर जीते थे। अब वो जो है आरजेडी के साथ गए हैं, और आरजेडी के साथ गए हैं तो श्री लालू प्रसाद यादव जी को सब लोग जानते हैं। वो इस सरकार में अपनी दावेदारी हिस्सेदारी बहुत मजबूत करेंगे। अभी वो मंत्रिमंडल में भले ही शामिल नहीं हो रहे हो, लेकिन सरकार का जो इनका सुशासन का जो एजेंडा ये बोल रहे हैं, तो उस एजेंडा में वो लालू प्रसाद जी अपना एजेंडा लागू करेंगे। तो ये वो एजेंडा कैसा होगा ये भी देखने की बात होगी। और जो अभी आप कहना चाह रहे हैं, जिसको कह रहे थे पहले जंगल राज, फिर सफाई दी, कहा जंगल राज मैंने कभी भी नहीं कहा, मैंने कहा कि ये आतंक राज है, और अब जिसको ब्लेम किया आतंक राज के लिए उसी के साथ है। तो जनता के पास जब जाएंगे तो निश्चित रूप में जनता सवाल पूछ सकती है नीतीश कुमार से, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, नहीं, ये जो बोल रहे हैं कि हमने कभी नहीं कहा, ये तो परिभाषा करते रहते हैं। कभी कहते हैं देश के लिए खतरा है, भाजपा को बोलते हैं कभी देश के लिए खतरा है। उसी भाजपा के सहारे 17.5 वर्षों तक आपका गठबंधन रहा। भारत के राजनीति में आप भाजपा के सहारे रहे, फिर 7.5 वर्षों तक बिहार का सीएम रहे भाजपा के सहारे। और जब समय समय पर ये परिभाषा अपने मन मुताबिक करते रहते हैं। इनका जो परिभाषा होता है ये समय के मुताबिक होता है। जब प्रधानमंत्री पद का ये लोभ होने लगा इनके मन में, महत्वाकांक्षा जगने लगी, तो गठबंधन तोड़ लिए, तो भाजपा बुरा हो गया। क्या भाजपा का कौन सा एजेंडा नया मोदी जी के बाद लागू हो गया? क्या धारा 370 लागू हो गया? विनोद शर्मा जी लागू हो गया? इस दोहरे चरित्र को विनोद शर्मा जी जनता को समझा पाना बेहद मुश्किल होगा नीतीश जी के लिए, आप मानते हैं? कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि नीतीश क्यों आप मान करके बैठे हुए हैं कि जो जदयू के कार्यकर्ता है, राजद के कार्यकर्ता हैं, ठीक है, दोनों के नेता मिल गए तो कार्यकर्ता भी मिल जाएंगे, जो वोटर्स हैं वो भी मिल जाएंगे, ये आप मान करके चल रहे हैं? देखिए विचारधारा की यहाँ पर लड़ाई है। और नीतीश कुमार जी जब मौका मिला है, चाहे रेल मंत्री के रूप में, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री में, एक प्रखर नेतृत्व बिहार को दिया और उन्हें एक सुशासन और सामाजिक समरसता पर जिस 17.5 साल तक जिस विचारधारा के खिलाफ अपने आवाज अपनी बुलंद की, आज आप उसी विचारधारा के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कल तक जो भाजपा लालू जी का गुणगान करती थी कांग्रेस के खिलाफ और सत्तासीन किया बिहार में, और जब लालू जी उनके साथ नहीं घुले मिले तो जंगल राज हो गया। आज नीतीश जी जब भाजपा को लात मार के बाहर कर दिए तो पेट में दर्द होने लगा। नीतीश जी तो वही कर रहे थे। भाजपा का जुमला है जो कि देखे कि क्या कहा कि 15 लाख का हमने नहीं कहा, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जुमला करते हैं। तो भाजपा के चरित्र में बातें हैं कि दोहरा चरित्र है। नीतीश जी एक छाप और ईमानदार स्वच्छ छवि के नेता हैं, और बिहार के लोग जानते हैं कि वो आदमी क्या करेगा और बिहार के हित में करेगा। मंत्रिमंडल बनाने में आपकी राय नहीं ली तो इससे आपकी जो है परेशानियां बढ़नी शुरू हो गई। कांग्रेस का भी उत्सुक नहीं थी मंत्रिमंडल के लिए, आग्रह किया था। हमने तो वो कहा ही नहीं, लेकिन आपने तमाम जो यहाँ पर कद्दावर नेता हैं हमारा यही कह रहे हैं। हमारा केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करता है, उसने कोई निर्णय नहीं किया। उसने कहा कि नहीं, हम बाहर से रह के समर्थन देंगे। तो कांग्रेस का मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। निश्चित रूप से अभी तक वही परिस्थिति है। बाहर से हम लोग समर्थन कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि बिहार में फिर से सुशासन, सामाजिक समरसता और विकास का मार्ग प्रशस्त। वो लालू जी के साथ रख करके किया जा सकता है। क्यों नहीं? लालू जी गरीबों और दलितों की आवाज थे और उन्होंने बिहार को एक मजबूत पहचान दी। ऐसा नहीं है व्यर्थ में ही इस तरीके से जनता को जो है दिग्भ्रमित किया गया इतने सालों तक। भाजपा का चरित्र दिग्भ्रमित किया गया। जी बहुत सीनियर है, इन्हीं से पूछना चाहते हैं कि सामाजिक समरसता का परिभाषा क्या है, सुशासन का परिभाषा क्या है? सामाजिक समरसता का मतलब होता है समाज में सभी को बराबर का हक। क्या नीतीश कुमार जी श्वेत पत्र जारी करेंगे? 98% का वोट लेने में इनको शर्म नहीं हुआ। जिस दलित की बात कर रहे हैं कि दलित के नेता है, सामाजिक न्याय के नेता है, तो क्या अभी दलित और महादलित को उनका वोट लेने में उनको शर्म नहीं आया? लेकिन उनको बेइज्जती करके, अपमानित करके हटाने में तो एकदम सीना तान के हटा दिए। क्या नया जनादेश आ गया था? ये नया जनादेश तो उनको मिला नहीं था। उन्होंने खुद रिजोल्यूशन में कहा था, जिस विधानमंडल दल की बात करते हैं उस विधानमंडल दल के दूसरा प्रस्ताव था कि जब तक नया जनादेश नहीं होगा तब तक हम मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित नहीं करेंगे, हमको मजदूरी नहीं मिलेगा तब तक। हमारी मजबूरी है छोटे से ब्रेक की, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो इस चर्चा को हम यहीं से उठाएंगे। और दूसरे जो गेस्ट को हमने इन्वाइट किया था वो भी आ चुके हैं, उनसे भी हम आपका तारुफ कराएंगे। चर्चा को यहीं से उठाते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है और तमाम गेस्ट हमारे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवल किशोर यादव जी भाजपा से, मंटू सिंह जी जदयू के विधायक हैं, रविंद्र राय जी हमने पहले ही परिचय करा दिया है, जदयू के बागी विधायक। कांटों का ताज, महज 8 महीने बचे हैं, लोगों की बहुत सारी उम्मीदें। गवर्नेंस पूरी तरह से कंप्लीट ग्राइंडिंग हॉल्ट पे आ चुका था पिछले कई महीनों से। उंगलियां उठनी शुरू हो गई थी कि जो बेंचमार्क नीतीश कुमार ने सेट किया है वो पूरी तरह से बहुत तेजी से नीचे खिसकता चला जा रहा है। निश्चित रूप में ऐसा नहीं प्रतीत होता है आपको कि नीतीश ने कांटों का ताज पहन लिया है? ये उन्होंने खुद ही इसे एक्सेप्ट किया है और ये वो चाहते थे इस तरह का ताज पहनना, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन क्या मजबूरी हो सकती है? आखिर इतनी हड़बड़ाहट में क्यों ऐसा निर्णय? देखिए, क्या मजबूरी हो सकती है? निश्चित तौर पर पहली मजबूरी तो ये थी कि उन्हें लग रहा था कि जो उनका क्लाउड था और जो उनका क्लच था गवर्नमेंट पर, वो आस्ते आस्ते ढीला होता चला जा रहा था। और जब वो अगले चुनाव में जाते तो उस वक्त तक उन्हें इस बात का संदेह हुआ होगा कि तब तक फिर वो डिसीजन मेकिंग की स्टेज में जनता दल यू में हम खुद रह पाएंगे या नहीं, या फिर तब तक मांझी साहब कंट्रोल ले चुके रहेंगे। ये एक उन्हें खतरा था। अब उसके जो भी चुनावी परिणाम होते, जनता दल यू हारती या जीतती, लेकिन वो जो एक उन्हें अपने आप में एक आत्मविश्वास रहा है कि जब मैं लीड करूंगा तो वो पार्टी को जिताऊंगा। ये अब जब सत्ता की कमान इन्होंने संभाली है तो मन में क्या चल रहा होगा? आपको क्या लगता है कि अगले 8 महीने में जबरदस्त गुड गवर्नेंस ये देंगे और उसी बदौलत ये चुनावी मैदान में उतरेंगे, शायद इस उम्मीद से कि जो पहले का काम है उसको देख करके, और अभी 8 महीने में जो भी काम ये करेंगे उसे देख करके जनता इनको वोट करेगी? क्या ऐसी मंशा हो सकती है? बिल्कुल स्लेट ओपन है। अब ये यहीं पर देखना है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। तीनों पर तरह की परिस्थिति बन सकती है। यह सब डिपेंड करता है कि जनता दल यू के नेतृत्व को नीतीश कुमार जी किस तरह से हैंडल करते हैं और किस तरह से आगे ले जाते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट पोजीशन है, कई तरह के पॉसिबिलिटीज मुझे दिखते हैं। एक पहला पॉसिबिलिटी तो ये है कि मांझी साहब के हटने से महादलित वोट बैंक का जो एक असर बनने लगा था, यानी कि इनकी सोशल इंजीनियरिंग जो है कहीं ध्वस्त हो सकती है। सोशल इंजीनियरिंग का जो खतरा जो इन्होंने खुद अपने लिए बनाया था, महादलित का को एक अलग सेक्शन के रूप में जो इन्होंने उभारा था, जिसके लिए काफी मशक्कत करके इन्होंने प्रयास करके उसे उभारा था, उसको हाईजैक कर लेंगे। मंटू सिंह जी को यहाँ पर लाते हैं। मंटू सिंह जी, आप तक अगर मेरी आवाज आ रही है, हम आपसे समझना चाहते हैं यहाँ पर कि सोशल इंजीनियरिंग पर जबरदस्त भरोसा हुआ करता था नीतीश कुमार को। आपको नहीं लगता जीतन राम मांझी जैसी एक गलती ने पूरे सोशल इंजीनियरिंग को ध्वस्त कर दिया, इसलिए कांटों भरा ताज है नीतीश कुमार के लिए फिलहाल? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार को बिहार के लोग मिस्टर भरोसेमंद के रूप में जानते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में वही उन्हीं लोगों के भरोसे को तो नीतीश जी ने तार कर दिया। मंटू सिंह जी, आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि उन्हीं लोगों के भरोसे को नीतीश जी ने तार कर दिया? नीतीश जी पर भरोसा कायम करके लोगों ने वोट किया था, एनडीए को वोट किया था। भरोसे के बदौलत फिर दोबारा आए हैं और पूरा बिहार वासियों का भरोसा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उनके मुख्यमंत्रित्व काल में बिहार रुक नहीं सकता, बिहार झुक नहीं सकता, बिहार का सम्मान हमेशा बढ़ता रहेगा। और उसी के लिए जो जाने जाते सुशासन के लिए, उसी के लिए वो दोबारा मुख्यमंत्री। लेकिन आप मानते हैं चुनौतियां बहुत हैं आने वाले दिनों में, नीतीश जी के लिए चुनौतियां बहुत हैं, एक लंबी लकीर खींचनी होगी। बिहार का जो सम्मान गिरा था देश स्तर पर, जहां बिहारी कहने में हमें सम्मान होता था, अपमानित होना पड़ता था, और बिहार का जो विकास दर नीचे गिरा था, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही थी, उसको सुधारना उनकी चुनौती होगी। लेकिन उसी के लिए जाने जाते हैं, उसी के लिए उनकी पहचान है, और सभी को भरोसा है, पूरा दल के लोगों को और बिहार के एक लोगों को, कि मिस्टर भरोसेमंद नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का सम्मान। नवल किशोर यादव जी, कितने हैं मिस्टर भरोसेमंद नीतीश कुमार? लोगों ने भरोसा जताया था, एनडीए को वोट किया था, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ वो वोट था, मैंडेट था। लोगों का पहला भरोसा शायद तब टूटा जब भाजपा से चिटक गए नीतीश कुमार। दूसरी बार भरोसा शायद तब टूटा जब लालू प्रसाद यादव के साथ मंच साझा किया, अलायंस के गठन की जो है घोषणा की, और अब तो महाविलय की बात हो रही है। आपको नहीं लगता तीसरी बार फिर नीतीश कुमार ने वही गलती दोहराई, एक महादलित को मुख्यमंत्री बनाया और फिर उसे पदच्युत किया? नवल किशोर जी, देखिए, नीतीश जी को भरोसेमंद कभी किसी ने नहीं समझा और भरोसेमंद राजनीति में रहे भी नहीं है। तब भी आप 7.5 साल तक उनके साथ थे, भरोसेमंद आपने भी नहीं समझा था। फिर भी हम लोग, चूंकि हम लोगों को एक लड़ाई लड़नी थी सरकार के खिलाफ,
और उस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जो जनता गोलबंदी चाहती थी उसके लिए ये हमारे साथ थे। ये मुझे जानकारी थी, हम लोगों की जानकारी, पार्टी को उस दिन भी संदेह हो गया था जब एक एक्सीडेंट में इन्होंने इस्तीफा कर दिया और 3 महीना के बाद जाके सारे केंद्र के लोगों को पैर पकड़ लिया मंत्री बनने के लिए। तो इनकी एटीट्यूड को हम लोग जानते थे, लेकिन हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं, वो उनका वो व्यक्तिगत मामला है। मैं यह कह रहा, अभी डिस्कशन में मंटू जी ने भी कहा और आप लोगों ने भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर गिर गया था। देखिए, यह ब्लेम जीतन राम मांझी पर मत दीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर गिर गया था। लॉ एंड ऑर्डर बिहार का उसी दिन गिर गया था जिस दिन ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की हत्या हुई और पूरा बिहार की राजधानी उनके हाथ में सुपुर्द कर दिया गया, अपराधियों के हाथ में, जहां डीजीपी को थप्पड़ मारे गए। किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर को कोई गाली दे रहा हो, जिस राज्य के डीजीपी को थप्पड़ मार रहा हो, किसी राज्य की राजधानी आतंकियों के हवाले करके पुलिस विड्रॉ कर जाती हो, उसके बाद भी कोई लॉ एंड ऑर्डर का बात, शिवपूजन जी आपको लगता है जस्टिफाइड किसी के बारे में नहीं था? लॉ एंड ऑर्डर उसी दिन गिर गया था, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर का ब्लेम लगा के या तो फिर लालू यादव पर कहते होंगे कि वो आतंक राज था, खत्म था बिहार, उसको लाके नीतीश जी ने बढ़िया किया, या तो लालू जी के बारे में कहते होंगे। तो आज लालू जी उन्हीं के साथ हैं और जिस तरह की इन्होंने बातें कही है आज तक अपने जीवन में उस पर कभी खड़ा नहीं, और इनको चुनौती ये सब काम करना नहीं करना। ये 6 महीना पूरे तरह जो बिहार को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है, बिहार के शिक्षकों को, मास्टरों को, डॉक्टरों को, जितने नियोजन के नाम पर, वो तमाम लोग एकत्रित होकर चाहे वित्तरहित शिक्षा हो, इनको नाको दम कर देगा। और उससे बड़ी चुनौती जिनके साथ बड़े भाई के साथ गए हैं, वह भी अपने आप में इस देश का सबसे बड़ा चुनौती है। उस आदमी के साथ कदम से कदम मिला के बहुत बहुत मुश्किल। मंटू सिंह जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। आपने बहुत सारे आरोप उन पर मढ़ दिए हैं। मंटू सिंह जी, आपकी प्रतिक्रिया। आपने सुना नवल किशोर यादव जी को। शिवपूजन जी, नवल किशोर जी के बातों से सीधा साबित हो जाता है कि उन्होंने कहा है कि नीतीश जी को हमने यूज किया किसी को हटाने के लिए, जिसका मतलब नीतीश जी अच्छा खिलाड़ी थे, उन्होंने उनका यूज किया अपने खेल में। और नीतीश जी जब बिहार के लिए खेलने लगे और बिहार का सम्मान बढ़ाने लगे, बिहार का विकास बढ़ाने लगे और देश स्तर पर उनका जब नाम होने लगा तो इनको बेचैनी। भाई, खिलाड़ी तो आपने भी बहुत अच्छा चुना था। जीतन राम मांझी उस वक्त तो ताल ठोक करके कह रहे थे कि महादलित को बनाया है मुख्यमंत्री। लालू प्रसाद यादव जी का भी बयान आया था, जो कि महादलित है मुख्यमंत्री, इसलिए हम भी समर्थन करेंगे। अब क्या हो गया? कुमार जी ने कहा था कि हमने एक अच्छे सहयोगी को बनाया है, किसी जाति धर्म का नहीं, मुख्यमंत्री एक समाज का नहीं होता, मुख्यमंत्री पूरे बिहार का होता है और पूरे बिहार के विकास की जिम्मेवारी, पूरे बिहारी के लोगों की जिम्मेवारी उसके हाथ में होती है। सुरक्षा की, रक्षा की, विकास की, वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। और वो जब व्यक्ति विशेष के लिए काम करने लगे, बिहार का रविंद्र राय जी, बहुत ताज्जुब की बात नहीं है। इसके पहले आप भी बहुत सारी बहसों में हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन आपने देखा किस तरीके से पुरजोर कोशिश होती थी इसी मंच से कि जब भी मैं ये सवाल करता था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिहार में बुरी तरह से जो है डगमगा रहा है, गिर रहा है, किस तरीके से पुरजोर विरोध होता था जदयू के तमाम प्रवक्ताओं की तरफ से, तमाम नेताओं की तरफ से। अब एक ऐसी स्थिति उभरी है जब उसी गिरते लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर के पदच्युत किया जाता है जीतन राम मांझी जी को। मैं सवाल आपसे यह करना चाहता हूं कि बहुत सारी समस्याएं ऐसे हैं जो मुंह बाए खड़ी हैं नीतीश कुमार जी के लिए। आपको क्या लगता है 8 महीने में वो डिलीवर कर पाएंगे, लोगों की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस ये बताता है कि कम से कम उन्होंने एक लॉलेस स्टेट को कम से कम वहां पर रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश तो जरूर किया। देखिए, इसके जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेवार भी खुद नीतीश कुमार जी हैं। श्री जीतन राम मांझी कभी नहीं कहे कि हमको आप चीफ मिनिस्टर बना दीजिए। ये नायक बनने के चक्कर में ये सब खलनायक वाला खेल कर लिए। अब इनको जवाब देने में मंटू सिंह जी, तुरंत हम आपके पास आएंगे। सही बात है, नायक बनने के चक्कर में खलनायक की भूमिका में आ गए, ये आरोप है मंटू। देखिए, किसी पर उन्होंने रविंदर जी पर भरोसा किया, रविंदर जी पर टिकट देकर तो ये बागी नहीं दागी विधायक बन गए। और किस पेड़ से चुए हुए हैं इनको भी पता नहीं है, किस पेड़ से गिरे हुए आम है, और न लोग को पता है किस पेड़ से गिरे हैं। भरोसा करना क्या बुरा बात है? उन्होंने इन पर भी भरोसा किया था और इन्होंने नीतीश कुमार को जानते भी नहीं थे। मांझी जी पर भरोसा किया। इनको मंटू जी को कह दीजिए कि हम शरद यादव के प्रोडक्ट है, इनको बोल दीजिए कान खोल के सुन ले। ये कह रहे हैं शरद यादव के प्रोडक्ट, कान खोल के बोल दे। और जो नीतीश कुमार को जानते भी नहीं थे, क्षण तक हम बोल दीजिए नीतीश कुमार को जानते भी नहीं थे। उससे ये भी पप्पू यादव कुमार को जानते भी नहीं थे। मंटू सिंह जी,
नीतीश कुमार को जानते भी नहीं थे, उनके जाति प्रेम में बंधे हुए बोल रहे हैं। नीतीश कुमार का कोई महुआ में अस्तित्व भी नहीं है, इनको बता दीजिए। ज्यादा बहुल इलाका है, इनका कुर्मी बहुल इलाका नहीं है। पप्पू यादव जी ने भी आरोप लगाया है। आप अपना देखिए ना और लालू प्रसाद उनके वोट से जीते हैं क्या? नहीं चाहते थे कि जीतन राम मांझी इस्तीफा दें। उनके वोट से जीते थे क्या? उनका वोट है महुआ में नीतीश कुमार जी का? और हम गलत करने लगे। अरे नीतीश कुमार जी का वोट है महुआ में क्या? वो यादव के नेता है क्या नीतीश कुमार? वो यादव के नेता है? कोई जाति का यादव के नेता है क्या? है, वो यादव के नेता है। आप अपना जाति प्रेम में बंधे रहिए, आप दूसरा को मत बांधिए। हम शरद यादव हमारे नेता थे, नेता हैं। और आप किस पैर से? अरे शरद यादव विनोद शर्मा जी, सवाल तो ये आखिर बनता है क्या कि कहना जिस चाहते जाति हैं? समीकरण आपके नीतीश कुमार हो सकते की हैं। जा रही थी, जो नीतीश कुमार जी मौका प्रश्न एक मिनट व्यक्ति है। अमित राय जी, जिस सोशल इंजीनियरिंग की बार बार बातें की जा रही थी, आपको नहीं लगता पूरी तरह से चरमरा गया? ये सोशल इंजीनियरिंग एक बड़ी गलती हो गई, एक बड़ी चूक हो गई, और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब लाख कोशिश कर ले, लेकिन क्या आपको लगता है सोशल इंजीनियरिंग के इस फॉर्मूले में नीतीश कुमार एक बार फिर कामयाब होंगे? 10 या 12%, हालांकि हवाला बार बार जीतन राम मांझी देते थे 22% का, लेकिन अगर 10-12% वोट शेयर भी खिसक जाता है तो बहुत बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में। देखिए, यह कड़वा सत्य है कि नीतीश कुमार जी बिहार के सर्वमान्य नेता रहे हैं। न वो कोई जाति के हैं न धर्म के हैं, और सभी जातियों ने उन्हें नेता माना था। क्योंकि अगर जातिगत होते तो मुख्यमंत्री कभी बिहार के नहीं बनते, उनकी इतनी जाति की आबादी नहीं है। लेकिन बिहार के लोगों ने भरोसा जीता और उन्होंने और विश्वास पर उनको वोट दिया, और उन्होंने समय मिलने पर करके दिखाया है। सवाल आपसे करना चाह रहा हूं, मेरा सवाल मंटू सिंह जी से और आपसे एक यही है कि लोगों ने जिस विश्वास के साथ वोट दिया था एनडीए को, जहां तक पूरी दुनिया को पता है कि वोट एनडीए के पक्ष में था, फिर उस मैंडेट के खिलाफ क्यों गए नीतीश कुमार? देखिए, इसका कोई जवाब है? विकास को वोट मिला था नीतीश कुमार के विकास और सुशासन को। आज भी पटना में आप नवल जी भी रहे हैं, हम लोग भी रहे हैं, गांव देहात में हम लोग शाम में निकल नहीं पाते थे। पटना में सरेआम मोटरसाइकिल छीनी जाती थी। फिर वही कह रहे हैं कि आपने फिर बिहार को आपने धकेला नहीं, आपने बिहार को फिर से धकेला क्यों? मंटू सिंह जी अभी से कुछ आपके कह रहे हैं ऐसी ही स्थिति में बिहार को आपने धकेला, से एनडीए के लोग भागने लगे, इसके चलते उन्होंने गठबंधन तोड़ा, ना कि कोई स्वार्थ में। तो फिर मंटू सिंह जी, जिम्मेदारी किसकी? बिहार को उसी, अगर हम कह लें जंगल राज, चलिए माफ कीजिए जंगल राज नहीं, आतंक राज की तरफ एक बार फिर से धकेला, तो उसका जिम्मेदार कौन? नीतीश कुमार जी ने जो जिम्मेवारी ली है जनता की, उसको यदि सुधार भाई तो नया जनरेशन नहीं मिला आपको। आप इतना इंतजार क्यों कर रहे थे? अगर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमरा रहा था तो आखिर इंतजार किस बात का था? आप जीतन राम मांझी को पहले ही हटा देते। उस फिर सामने आए और सामने आकर सामने बिहार के रक्षा के लिए आगे लड़ रहे हैं, और आपने देखा जिस दिन से वो मुख्यमंत्री बने हैं लोग अब भरोसा क्यों करें? सवाल तो यही है कि लोग अब भरोसा क्यों करें? अजय झा साहब, आपसे समझना चाहते हैं, 3-4 बार ऐसा हो गया, निर्णय लिए गए, फिर यू टर्न। आपको लगता है जनता, वोटर्स इतने बेवकूफ हैं कि इन तमाम गलतियों के बावजूद, यहां तक कि नीतीश कुमार ने माफी भी मांगी, जनता माफ कर देगी या एक और मौका देगी? देखिए, चुनाव में 8 महीने का समय बहुत ज़्यादा होता है। 8 महीने में क्या होने वाला है ये आज हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। आज की जो स्थिति है उसमें अगर हम बात करें तो अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं, लेकिन जब इनका चुनाव होगा, जब उसमें लोग चुनाव में जाएंगे, तब तक पता नहीं कौन कौन लोग फिर किन के साथ होंगे। नहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी फिर भाजपा के साथ ना हो जाएं, ये भी नहीं कह सकते हैं कि कल लालू यादव फिर भाजपा के साथ ना हो जाएं। जो राजनीति जिस तरह से यहाँ ऐसा नहीं लग रहा है कि नीतीश जी के हाल के बयान को आप जो है ध्यान में रख रहे हैं कि केंद्र के साथ मिलकर के काम करेंगे। विनोद भाई बैठे हुए हैं, क्या ये कभी सोच सकते थे कि ये लालू जी को डिफेंड करने के लिए कभी खड़े होंगे? तो भारत की राजनीति इसी तरह से चल रही है। तो आज के आने वाले समय में क्या होगा वो तो एक अलग परिस्थिति है, तब हम एनालाइज करेंगे। लेकिन आज की स्थिति यह है कि नीतीश कुमार जी अभी जिस तरह से भी अभी क्रिटिसिज्म के पात्र बन रहे हों, अगर इन्होंने यहाँ पर देखिए दो फैक्टर्स काम करेंगे। अब चुनाव में ये बिल्कुल तय है कि बिहार में 2 इश्यूज इस बार भी होंगे, डेवलपमेंट और जाति। डेवलपमेंट का एक हथियार इनके पास मिल चुका है, अब कितना करते हैं ये लार्जर कॉम्प्रिहेंसिव शब्द है जिसमें कि आप इस बात का भी जिक्र करना चाह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर या गुड गवर्नेंस। डेफिनेटली ये मौका इनको मिला है, ये मौका मिला है। अगर ये इतना डिलीवर कर देते हैं और केंद्र में मोदी सरकार कुछ ऐसा दिखा नहीं पाती है, तब तो इनके लिए बेहतर रास्ते फिर भी दिखेंगे। लेकिन अगर किशोर यादव जी,
भाजपा हालांकि मनी मन खुश हो रही है। जो कुछ भी हाल के दिनों में बिहार की राजनीति में हुआ, बहुत तेजी से करवट बदलती नजर आई बिहार की राजनीति। भाजपा का पहले ये अंदाज था, ये स्टैंड था कि जीतन राम मांझी जी को कभी भी हटाया नहीं जाना चाहिए और भाजपा यूं ही मूक दर्शक नहीं होगी। फिर कोल्ड फीट डेवलप करती है भाजपा। आपको क्या लग रहा है आने वाले दिनों में अगर नीतीश कुमार गुड गवर्नेंस के जरिए एक बार फिर जनता में ये मैसेज देने में कामयाब होते हैं कि नीतीश सुशासन पुरुष हैं, विकास पुरुष हैं, तो भाजपा के लिए शायद खतरे की घंटी हो सकते हैं। देखिए, नीतीश जी का कभी ऐसा व्यक्तित्व तो रहा ही नहीं कि आम आदमी तो प्रशंसा करते थे आप। शिवपूजन जी, आप समझने पहले मैं वर्णन कर, नीतीश जी का ऐसा व्यक्तित्व तो कभी रहा ही नहीं कि पूरे बिहार के वो नेता बन जाए। वो चूंकि एनडीए के साथ थे और एनडीए का एक जो बड़ा कैडर है जो भाजपा का, उसके अंदर में बैठ के उसके नेतृत्व में चुनाव लड़े थे। उनका अपना वोटर और इनके थोड़े मिसलेनियस वोटर, भोजन उनका और चटनी इनका। अब चटनी समझने लगा कि मैं ही भोजन हूं। यही इनके साथ कठिनाई हो गई है कि भोजन जहां था वहां रह गया और चटनी जीभ पटकने में हट गया। चटनी बुझ रहा है कि मैं ही भोजन था। मंटू सिंह जी, कोई पता ही नहीं है कि सफाई देंगे, चटनी ही खुद को भोजन समझने लगा और फिर से एक बार आप वही स्थिति दोहरा रहे हैं। वोट बैंक कुछ जो अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो एमवाई कॉम्बिनेशन लालू जी के साथ नजर आ रहा है। फिर आप एक बार गलती कर रहे हैं चटनी को भोजन समझने की, ऐसा आरोप है नवल किशोर यादव जी का। नवल किशोर जी बड़े भाई कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन बिहार के आम आवाम के नेता नीतीश कुमार है। बिहार को पहचान दिलाने वाले बड़े भाई से बहुत प्रेम है, खास करके जदयू का आजकल दिख रहा है बड़े भाई से बहुत ज्यादा प्रेम कुमार को जाता है और इससे इनकार बिहार का बच्चा नहीं कर सकता। और ये तो नेता है, दल बदलते, रोज दल बदलते रहते हैं, इनका दिल भी बदलते। मैं दल नहीं बदलता हूँ मंटू जी, आप अभी राजनीति में खड़ा हुए हैं। आपके कम उम्र से हम 20 साल से, सुन लीजिए, सुनिए सुनिए, आपका राजनीति का कुछ एबीसीडी नहीं है। आप पहले सुन लीजिए, हमको आप और नहीं समझिए। पहले सुनिए, आपसे ज्यादा आवाज, कड़ी आवाज और लंबा आवाज दम साधने का है। आप पहले मेरी बात समझिए। मैं कोई किसी पार्टी नहीं बदलता हूँ, मैं किसी का तलवा नहीं सहराता हूँ। मैं विचारधारा से राजनीति करता हूँ। मुझे पार्टी ने निष्कासित किया था, इसलिए आप होंगे तलवा सहराते होंगे किसी का। मैं राजनीति विचारधारा से करता हूं। कोई हमको इस बिहार में यह नहीं कह सकता है कि किसी के सामने दांत नहीं बोलते। आपने विचारधारा की बात की मंटू सिंह जी, आप थोड़ा सा मैंने छोड़ा नहीं है। मंटू सिंह जी, आप थोड़ा सा बताएंगे। नीतीश कुमार 17 बार दल बदल के दल बनाए। इनके जो आका है वो 17 बार दल बदले हैं। नीतीश कुमार इनके आका। ये लोक दल क में थे, लोक दल च में थे, दलित मजदूर किसान पार्टी में थे, जनता पार्टी में थे, जनता दल में थे, समता पार्टी में थे, फिर एनडीए के साथ आए, फिर जनता दल यूनाइटेड में। जो जिसके आका दल बदलू है, कपड़ा की तरह दल बदलता है, वो हमसे बात नहीं कर सकता। मैं वसूल के साथ जीता हूँ। मंटू सिंह जी, बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, जवाब देंगे। बार बार दल नहीं, सिर्फ दल नहीं बदलने की बात हो रही है, दिल बदलने की भी बात हो रही है। मंटू सिंह जी, तो नीतीश कुमार, आप मेरे प्रश्न को सुन ले पहले। मंटू सिंह जी, आपसे गुजारिश करता हूं, मेरा प्रश्न यह है, आप सिर्फ दल नहीं बदलते, दिल भी बदलते हैं। नीतीश जी पर आरोप लगा रहे हैं नवल किशोर यादव जी। नवल किशोर जी तो खुद दल और दिल दोनों बदलते रहते हैं। कल किसके साथ जाएंगे उनको भी पता नहीं है। और जहां विकास पुरुष का बात रहा, नीतीश कुमार के तरह दल नहीं बदलते हैं। 100 दल नीतीश जी को याद नहीं होगा कि कौन दल में। रविंद्र जी, आपको क्या लग रहा है, ये बार बार दल बदल या दिल बदल की बात होती है, आपको क्या लग रहा है कि जनता एक बार फिर विश्वास क्यों देखिए, नीतीश जी जैसा मौका परस्त व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं होगा। इनके जैसा जातिवादी व्यक्ति भी कोई दुनिया में नहीं होगा। दोनों बात, बिहार को जब विकास के पैमाने पर खड़ा करने वाले का नाम थोड़ा बोलने दीजिए मंटू सिंह जी। इनको भी आप ही के दल में है अभी, और नीतीश जी ने तो कह भी दिया है कि अगर माफी मांग लेंगे तो शायद आप पार्टी में इनको बागी का दर्जा हटा देंगे। और नीतीश कुमार जैसा कोई जातिवादी दुनिया में नहीं होगा। पहला उसका जवाब देते हैं। जो भी नीतीश कुमार को साथ दिया, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस हो, चाहे पहले भी जिनने भी इनको मुसीबत में साथ दिया, सबके साथ हो, चाहे भाजपा हो, सबको विश्वासघात करने के काम, मौका प्रस्तुत करने का काम नीतीश कुमार ने कोई आपत्ति किसी को नहीं होगी। और इनके श्वेत पत्र 7.5 वर्षों का श्वेत पत्र निकालिए। ये दलित का वोट लिए, रविंद्र जी कहां जाएंगे, पिछड़ा का वोट लिए, बस बनिया का वोट लिए।
सवर्णों का वोट लिए, न्याय के साथ विकास का झूठा दावा करते हैं, लेकिन मिजोरम से, नागालैंड से, पूरे देश से जो है अपने जाति के लोगों को मेन पोस्ट पर बैठा है। इनको 98% जाति पर विश्वास नहीं है, इन न्याय के साथ विकास नहीं, सामाजिक समरसता नहीं, इनका सब नारा झूठा है, इनका ढोकुसला है। आपको लग रहा है घर का भेदी लंका ढा देगा आखिर? जिस तरीके की बातें सार्वजनिक मंच से रविंद्र राय जी कर रहे हैं, आपको लग रहा है लंका ढाने जैसी बात लग रही है आपको? आग लग गए तब ढाते बिलाई खम्मा नोच रहे हैं लोग। चलिए देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कौन सी बिल्ली जो है खिसियाई हुई है और कौन सा खंबा नोचा जा रहा है। हमारी मजबूरी है छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं तो हम चर्चा करेंगे नीतीश जी ने तुर्क का पत्ता आखिर एक बार फिर खोल दिया है, क्या वजह हो सकती है? इस ब्रेक के तो ब्रेक के बाद फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कांटों भरा ताज। अजय जी, आपसे एक सवाल, अहम सवाल हम करना चाहते हैं। ब्रेक पे जाने के पहले हमने कहा था कि आखिरकार नीतीश कुमार ने तुर्क का पत्ता फेंका है। तुर्क का पत्ता ये साल 2010 से लगातार ये इस बात का जिक्र करते आ रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, मिलना चाहिए। कहते आए हैं कि कांग्रेस ने छला है, फिर बाद में कहना शुरू किया कि भाजपा ने छला है, और अब जब 32% से 42% तक राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ा दी गई है और विशेष राज्य के दर्जा पर केंद्र ने लगभग जो है फुल स्टॉप लगा दिया है, बैक बर्नर पे उसको डाल दिया है। नीतीश जी ने इस मुद्दे को एक बार फिर से उठाया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या इस मुद्दे को इस वक्त उठाकर 10% का इजाफा किया है केंद्र ने? बहुत बड़ी राशि होती है, 32% से 42% जो केंद्र की तरफ से राज्य को मिलेगा। 10% बहुत बड़ी राशि है, इसमें संपूर्ण विकास हो सकता है। मेरा सवाल आपसे बस सिंपल सा एक यही है कि क्या नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इसलिए उठाया है क्योंकि जीतन राम मांझी जी ने जो लकीर खींची है, नीतीश कुमार शायद उससे बड़ी लकीर नहीं खींच सकते हैं और कहीं ना कहीं इस नाकामी का ठीकरा वो केंद्र सरकार पर फोड़ना चाहते हैं? देखिए, अगर मुझसे सलाह कोई ले तो मैं तो यही बताऊंगा, मुझे यही लगता है कि ये सलाह उन्हें जब भी पहले भी किसी ने दिया और आज जब फिर वो इस पर आने जा रहे हैं तो ये इन्हें कोई खास फायदा नहीं देने वाला है। इसलिए कि देखिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आप पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में कितना भी चला लें, ये लोगों को बहुत, आपको देखिए हमारे बिहार और बंगाल मोटिव इशू नहीं है, ये आपका कहना है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ 2 मिनट कि जैसे जो सब नेशनलिज्म की बात हम लोग करते हैं पूरे फ्रेमवर्क में, नेशनल फ्रेमवर्क में, बिहार का सब नेशनलिज्म कभी भी इतना स्ट्रांग नहीं रहा जितना दूसरे राज्यों में जैसे बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु वगैरह में। तो बिहार एक ऐसा प्रांत है, अकेला ऐसा प्रांत है जहां सब नेशनलिज्म कभी इतना स्ट्रांग बनकर नहीं उभरा। ये इनके समय में ही ऐसा हुआ कि बिहार और बिहारी का एक आइडेंटिटी बनना शुरू हुआ, क्योंकि जो अराजकता वाली स्थिति थी उसे इन्होंने निकाल करके बिहार को लाया। वो भी प्रीमैच्योर है। जी हाँ, तो मुझे लगता है कि ये धारणा लोगों में फैलाकर कि बिहार को स्पेशल राज्य पैकेज दे करके आप केंद्र सरकार को छला हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसका उन्हें कोई फायदा होने वाला, बल्कि इसका उन्हें नुकसान होगा। लेकिन राजनीति शायद कहीं ना कहीं झा साहब इस बात की हो सकती है कि अगर जीतन राम मांझी जी ने जितने भी सब्ज-बाग दिखाए या जो भी अपना यार्डस्टिक रखा है, उससे यार्डस्टिक शायद इनकी छोटी पड़ जाए। 8 ही महीने का वक्त है नीतीश कुमार जी के पास। नीतीश कुमार जी के लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि वो डेवलपमेंट को ऑल आउट लग जाए, एक एक फ्रंट पर चले जाएं, जितना भी डेवलपमेंट के एक्टिविटीज हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, तो मैं पूछ रहा हूं आपसे कि डेवलपमेंट के प्लान पर नीतीश कुमार अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या अगर नीतीश कुमार फेल करते हैं, डिलीवर नहीं कर पाते हैं, तो एक उनको कोई हथकंडा नहीं चाहिए जिसे पकड़कर वो ये कह सके क्योंकि केंद्र से हमें मदद नहीं मिल पाई, इस वजह से हम इसका संपूर्ण विकास नहीं कर पाए। उनको मिलने वाला नहीं है। बिहार को विशेष राज्य का, देखिए ऐसे भी देख लीजिए, 14 फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट को अभी मोदी जी ने इन टोटो एक्सेप्ट कर लिया है, यूपीए
के समय का वो कमीशन था जो उसका उन्होंने इन टोटो एक वर्ड भी उन्होंने नहीं किया। अब उसका नतीजा ये होगा कि सारे राज्यों को ह्यूज रिसोर्सेज सब ट्रांसफर होने वाले हैं। तो विनोद शर्मा जी, लेकिन जी हमने आपके बात समझ ली। विनोद शर्मा जी, एक डायकोटोमी यहां पर भी है, आखिर बंगाल को क्यों रखा गया उन 11 राज्यों की कैटेगरी में? ये दिलचस्प विषय है। बिहार को उसे वंचित किया गया, लेकिन हम आपसे समझना चाहते हैं क्या नीतीश कुमार ने इस हथकंडे का इस्तेमाल इस वक्त सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मकसद से किया? देखिए, कड़वा सत्य है कि जब से एनडीए की सरकार मोदी जी की सरकार बनी है, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार शुरू हो गया। आपने भी किया था नीतीश जी, पहले भी आरोप लगा रहे हैं। हमने 1000 करोड़ का नेशनल हाईवेज का काम हुआ था, आपके कार्यकाल में हमने रघुराजम कमेटी बना करके बिहार को उस दर्जे में खड़ा किया, विशेष राज्य का दर्जा दिया। क्यों नहीं? और दिया क्यों नहीं? वक्त आता हमारी सरकार आती है, हम देते हैं। मेरा आरोप नहीं, नीतीश जी का खुद का आरोप है। और देखिए, नीतीश जी निश्चित रूप से चाहते हैं कि बिहार का विकास करें, और आप इस पहलू में चले गए, आप इस पहलू में चले गए कि दिया क्यों नहीं गया, या अगर दिए जाने की बात हुई तो उसके पीछे में नहीं जाना। कटौती हुई, आपको इंदिरा आवास में कांग्रेस ने दिया था 25। आपसे हम सिर्फ इतना समझना चाह रहे हैं कि क्या नीतीश जी ने पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर वापस इस टाइम टेस्टेड मुद्दे को उठाने की कोशिश की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, आज नहीं, शुरू का मुद्दा उनका है। शुरुआती दौर से इस मुद्दे के लोग नीतीश जी चल रहे हैं। दिल्ली में प्रदर्शन किया कांग्रेस शासन के खिलाफ भी, और अभी तक लड़ाई लड़ रहे हैं। थोड़ी सी कमी है। रविंद्र राय जी, आपको क्या लग रहा है? रविंद्र राय जी, आपको क्या लग रहा है? सवाल मेरा वही है। देखिए, नीतीश जी कहते थे कि जो हमको विशेष राज्य का दर्जा दे देगा हम उसके साथ चले जाएंगे। तो कांग्रेस तो दिया नहीं, फिर उसके साथ क्यों चले गए? दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने भी नहीं दिया, भाषणों में यहाँ पर बयान देकर के गए थे। देखिए, 2-4 महीने 6 महीने का भी शासन हुआ है नरेंद्र मोदी जी का, और आप अभी खुद बता रहे हैं कि 14th कमीशन ने का जो रिकमेंडेशन था वो कांग्रेस के समय का था, यूपीए के समय का था, उसको नरेंद्र मोदी जी ने मांग लिया था क्योंकि राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ानी थी उसमें। जो आप खुद बता रहे हैं कि आपको लग रहा है सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये तमाम बयानबाजी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मंटू सिंह जी, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? पॉलिटिकली मोटिवेटेड बयान तो हो सकता है, लेकिन जवाब तो आखिरकार जनता को देना ही पड़ेगा। यदि विशेष राज्य का दर्जा बिहार के लिए कोई मुद्दा नहीं रहता तो मोदी जी को फिर झूठ बोलकर बिहार को ठगने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने 1 महीने का वादा किया था बिहार के लोग से, विशेष राज्य का दर्जा केंद्र में सरकार बनते देंगे, और बिहार को ठग लिया इस मुद्दे पर। और रही बात मांझी जी की लकीर खींचने की बात आपने कही है। आपको बहुत कम, आपको लग रहा है बंगाल को जो कुछ दिया गया वो बिहार को भी मिल सकता था? बंगाल को 11 बिहार के लोग के लिए अंदर एक भावना है विशेष राज्य की दर्जा, और इस भावना के साथ खिलवाड़ मोदी ने किया है कि 1 महीना में केंद्र की सरकार बनते देंगे। और जहां तक रही मांझी जी की लकीर खींचने की बात जी, उन्होंने तो लकीर को मिटाने का काम किया, जो बिहार की लकीर को मिटाने का काम किया, लेकिन इसके बावजूद आपने उन्होंने लकीर बनाने का आपने मौका दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नवल किशोर यादव जी, जाते आते आपकी अंतिम टिप्पणी हम लेना चाहते हैं इन तमाम मुद्दों पर, जो कुछ भी आपने सुना। सवाल कीजिएगा तब ना। सवाल हमारा सिंपल यही है कि जो लकीर बनाने की कोशिश की थी जीतन राम मांझी जी ने, उस लकीर से लंबी लकीर शायद खींच पाने में नीतीश कुमार अक्षम होंगे, और इसीलिए उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा एक बार फिर से उठा दिया। शिवपूजन जी, जो जीतन राम मांझी जी का लकीर है, उस लकीर को नीतीश जी क्रॉस नहीं कर सकते हैं, उसके पैरेलल चल सकते हैं। और जब तक नीतीश कुमार के लकीर के पैरेलल समानांतर रेखा जीतन राम मांझी का चलेगा, तब तक राजनीति में जीभ तक नहीं निकाल सकते। आने दीजिए चुनाव, ये लंबी लंबी बातें। और ये जो आप कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा, इनको विशेष राज्य का दर्जा से कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ ये चाहते हैं अपनी नाकामियों को छुपाना। जो कल कहते, जिन बातों को इन्होंने रखा, अभी रविंदर जी ने कहा कि जो हमको समर्थन देगा उसके साथ चले जाएंगे, तो जो विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया तो आप कांग्रेस के दरवाजा पर क्यों हैं? आप तो हैं, और कांग्रेस के मंत्रियों को सदाकत आश्रम छोड़ रहे थे। इसलिए इनका कोई इस तरह का कोई वैचारिक, और बिहार की जनता जानती है जिस तरह से इन्होंने अपमानित करके जीतन राम मांझी को, दलितों और शोषितों को 64-65 साल आजादी के बाद मुख्यमंत्री रहते हुए वह निरीह के तरफ पीसी में कहता है कि मैं डर से नहीं गया विधानसभा कि कुछ अब। चलिए नवल किशोर यादव जी, देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या आखिरकार अपमानित जीतन राम मांझी जी को किया गया, या फिर उस मैंडेट को अपमानित किया गया जो नीतीश जी के एनडीए के पक्ष में मिला था। बड़ी बहस में बस इतना ही। नवल किशोर यादव जी, मंटू सिंह जी, रविंद्र राय जी, अजय झा साहब और विनोद शर्मा जी, आप सबों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन अपने दर्शकों से आग्रह करेंगे कि ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए जी पूर्वैया।